मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मतलब कुछ ऐसा तरीका जिससे कि आम टैक्स पेयर के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो और भी ज्यादा आसान हो जाए, फेसलेस हो जाए, पारदर्शी हो जाए। ट्रांसपेरेंसी के चलते कैसे आप सभी के लिए ये जो नया टैक्स पेयर चार्टर है वो ज्यादा सुविधाजनक होने जा रहा है, उसकी तमाम बारीकियां आज हम मनी गुरु में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में। तो सुनील जी से इस शो में क्या आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस सुविधा क्या है, टैक्स पेयर के लिए फेसलेस असेसमेंट कैसे है फायदेमंद, साथ ही नए सिस्टम से क्या टैक्स पेयर के लिए आसान होगा टैक्स भरना। तो क्या ये नया जो टैक्स सिस्टम है जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये सबकी जिंदगी कितनी आसान करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब सुनील जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है कि टैक्स की एक नई क्रांति, जिससे कि जो टैक्स पेयर है उनकी जिंदगी आसान हो जाए, उनकी समस्याओं का निदान निकले और उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। ये जो नया टैक्स सिस्टम है उसके अगर हम धीरे धीरे परतें खोलें तो इससे एक टैक्स पेयर की जिंदगी कितनी आसान होने जा रही है। देखिए स्वाति, जब से मोदी सरकार 2 आई है वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो या टैक्सेशन के क्षेत्र में हो। आपको ध्यान होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर सीधा 15% पे किया था। बहुत बड़ा बदलाव माना गया था। लेकिन इस जो फैसला 13 अगस्त को जो क्रांतिकारी, जिससे आपने कहा है, इसको क्रांतिकारी जो कदम लॉन्च किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को लेकर है कि उसका संचालन कैसे करना है। और ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, जिसका नाम दिया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये इनकम टैक्स विभाग की कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। समझ लीजिए स्वाति जी कि हम 360 डिग्री घूम गए हैं पूरा इस एक परिवर्तन से। मतलब एक ऐसा बदलाव जो कि हर किसी की जिंदगी में एक अलग सुविधा ला सकता है। ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जब हम ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पूरी तरीके से पालन करेगा, जो सही तरीके से टैक्स पे करेगा, जो हर एक प्रोसेस को, इस प्रणाली को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा इस नए सिस्टम के तहत, उसके लिए सरकार की तरफ से एक रिवॉर्ड होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है टैक्स पेयर्स को टैक्स पे करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए। देखिए स्वाति, सरकार 2 मोर्चों पे काम कर रही है। एक मोर्चा है जहां उसको टैक्स का बेस बढ़ाना है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सरकार कर रही है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन का डाटा एनालिसिस हो रहा है। एक समस्या तो वो थी जिसको सरकार ने कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया है। जो दूसरी बहुत बड़ी बात थी जो इस प्लेटफॉर्म के सामने समझ में आई है, देखिए आयकर देने वाले करदाताओं को 2 बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। वो कहते थे कि साहब, एक तो हरेसमेंट बहुत होता है, जान पहचान, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जिक्र किया था भाषण में कि जान पहचान के दिन अब लद गए हैं। जान पहचान होती है, जब फेस टू फेस जाते हैं तो कहीं ना कहीं हरेसमेंट होती है। दूसरा, हाई पिच असेसमेंट के इश्यूज थे कि जहां पर आपके अनाप शनाप डिमांड आपकी निकाल दी जाती थी। और फिर आयकर दाता के पास में केवल अपील में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता था, और अपील में जाने के लिए भी उसको 20% डिमांड जमा करवानी होती थी। ये जो इस बार सिस्टम लाए हैं, एक तो बिल्कुल फेसलेस कर दिया है, जिसमें आप आयकर अधिकारी से आप नहीं मिलेंगे, ना ही आयकर अधिकारी आपको बुलाएगा।
असेसमेंट के टाइम में भी, और अपील जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, सीआईटी अपील है, उसको लिए बिल्कुल फेसलेस कर दिया है। एक बात तो ये, और दूसरा सरकार ने कहा है कि अगर आप ईमानदारी से सारे नोटिस का जवाब देते हैं, सारा कर विभाग जमा करवाते हैं, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और टैक्स पेयर चार्टर जिसका आपने अभी जिक्र किया था, उसमें स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया है। टैक्स पेयर चार्टर की हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, अब तक सिर्फ 3 देशों में सुनील जी टैक्स पेयर चार्टर है, और भारत अब चौथा देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें टैक्स पेयर चार्टर की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो विभाग है वो कैसे तय करेगा किसी भी तरीके का कोई भी अगर गलती होती है या किसी भी तरीके का कुछ कंफ्यूजन होता है या कोई भी अगर कहीं पर लूप होल छूट जाता है, तो जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी इस टैक्स पेयर चार्टर के तहत कैसे तय की गई है? स्वाति, जैसे आपने कहा है कि केवल 3 देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ही टैक्स पेयर चार्टर है। देखिए जनरली क्या होता है स्वाति, जितने भी देश हैं वो अपनी टैक्स की जो व्यवस्था होती है उसको पारदर्शी नहीं बनाना चाहते हैं। ये वन वे ट्रैफिक होता है जहां पर सब कुछ आयकर दाता को ही भुगतना होता है, टैक्स पेयर को ही भुगतना होता है। टैक्स पेयर चार्टर का वायदा माननीय वित्त मंत्री जी ने किया था अपने बजट में, और उसको साकार कर दिया प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त को। इसमें क्या किया गया है कि इसमें करदाता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो कुछ उसकी जिम्मेवारी बताई गई है। सबसे बड़ा जो अधिकार है करदाता को, जो एक चेंज ऑफ परसेप्शन जिसे हम कहते हैं स्वाति, देखिए अभी तक क्या होता था कि सरकार के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास आपके विरुद्ध कोई भी सूचना है तो वो आप पर एक नोटिस देकर एक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, या जिसको प्रोसीडिंग्स कहते हैं आयकर की धारा में, वो शुरू कर दिया करते थे। लेकिन टैक्स पेयर चार्टर में सरकार ने एक बहुत बड़ी बात लिख दी कि हम करदाताओं को ईमानदार मानेंगे जब तक उसके विरुद्ध कोई सबूत ना हो। अभी तक बिल्कुल इसके ठीक विपरीत था कि करदाता बेईमान है, आप प्रूव कर दीजिए कि आप ईमानदार हैं। तो सबसे बड़ा तो चेंज ये है जो कि हिंदुस्तान के करदाताओं के लिए बहुत बड़ा रिलीफ लेके आने वाला है। दूसरी बात जिसका हम बहुत सालों से जिक्र कर रहे हैं, हम सरकार से एक प्रार्थना करते थे कि सर आप अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स कीजिए, जो हाई पिच असेसमेंट होती है या जहां गलतियां करते हैं आयकर अधिकारी, तो सरकार ने कहा है ठीक है, हम अगर हमारे आयकर अधिकारी गलती करेंगे तो उसकी भी हम आपको एक जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तीसरी बात सरकार ने कही है कि करदाता के प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा, लेकिन और चौथी बात, उसको न्याय जल्द मिले, उसको स्विफ्ट त्वरित न्याय मिले, उसकी व्यवस्था सरकार ने की है टैक्स चार्टर में। लेकिन सरकार ने कुछ उम्मीदें की हैं आयकर दाताओं से भी, टैक्स पेयर से भी, और सबसे बड़ी उम्मीद ये की है कि वो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अपनी जो आय है, उसकी सही विवरण देगा, उसमें कुछ छुपाएगा नहीं, उसमें कुछ बचाएगा नहीं, उसमें गुमराह नहीं करेगा। अगर कोई नोटिस आता है उसका सही टाइम पे आपको जवाब देना पड़ेगा, और अपनी जितने भी आयकर की देनदारी हैं वो आप समय पर चुकाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो अपने बही खातों में आप गड़बड़ करते हैं, घोटाले करते हैं, वो आप नहीं करोगे तो सरकार आपको कुछ परेशान नहीं करेगी, ना आयकर विभाग करेगा, और सेम करदाता की भी जिम्मेवारी दी गई है। तो एक टैक्स पेयर की भी जिम्मेदारी है, आयकर विभाग को भी अकाउंटेबिलिटी दी गई है इस पूरे टैक्स पेयर चार्टर के तहत, जिससे कि पूरी जो ये टैक्स की प्रणाली है वो बहुत ही स्मूथली आगे चले। फेसलेस सुविधा की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब ये साफ तौर पर समझ में आता है कि जो एक फेवरेटिज्म पर काम चलना या फिर किसी भी तरीके का कोई करप्शन है या मनमानी को इससे रोका जा सकता है, जिससे भी कोई आम करदाता को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। जब प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया तो स्वाति 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, फेसलेस, सीमलेस और पेनलेस। सबसे पहले हम समझते हैं सीमलेस का मतलब क्या है। हमारे यहाँ पर जो आयकर का नियम है वहां पे जुडिशियल का सिस्टम होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो थाने होते हैं हमारे यहाँ पर, जो पुलिस चौकी होती है, उनका एक जुडिक्शन होता है, ऐसे ही आयकर अधिकारी का भी जुडिक्शन हुआ करता था। मान लीजिए स्वाति जी, आप जम्मू से आई, आपने अपना पैन जम्मू में लिया, तो आपका जुडिक्शन जम्मू का आयकर अधिकारी पहले हुआ करता था। अब आप नोएडा आ गई और आपने यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी शुरू कर दी, लेकिन जुडिक्शन चेंज नहीं हुआ करता था कई बार। तो सीमलेस का मतलब है कि अब पूरा देश, जैसे सरकार ने एक राशन, एक देश, एक कर, एक देश किया है, ऐसे सीमलेस का मतलब है कि अब पूरे देश में एक ही जुडिक्शन होगा, जुडिक्शन फ्री हो जाएंगे। अब आपका कहीं का भी पैन नंबर है, आप कहीं भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
पूरे देश का कोई भी आयकर अधिकारी आपकी असेसमेंट कर सकता है और वो सारा का सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड होगा। रैंडम तरीके से आपका केस किसी के पास जाएगा। ये तो मतलब है सीमलेस का। अब बात है फेसलेस की। फेसलेस में सरकार ने कहा है कि आपकी जो स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, आपको कोई भी नोटिस आता है, उसका जवाब देने के लिए आपको आयकर विभाग जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी असेसमेंट कौन कर रहा है। ये सब कंप्यूटर एडेड सिस्टम से जाएगा और रैंडम तरीके से किसी भी आयकर अधिकारी के पास में वो केस अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, आप करदाता हैं दिल्ली के, हो सकता है कि आपकी असेसमेंट गुवाहाटी बैठा हुआ या चेन्नई बैठा हुआ या मुंबई बैठा हुआ आयकर अधिकारी करे। और सरकार ने एक और अच्छी बात की है, सरकार ने ये कहा है कि अगर स्क्रूटनी के नोटिस के बाद अगर मान लीजिए आपकी असेसमेंट हो भी गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधी डिमांड आ जाएगी। एक रिव्यू कमेटी बीच में डाली है कि जो हाई पावर्ड कमेटी हर ऑर्डर को स्क्रूटनाइज करेगी, उसको रिव्यू करेगी, उसके बाद ही डिमांड आपके पास आएगी। जो मैंने कहा था ना, हाई पिच असेसमेंट जो केवल आयकर अधिकारी कर दिया करते थे, शायद उससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। तो सरकार ने कहा है कि ये सीमलेस होगा, फेसलेस होगा और पेनलेस होगा। अब आपको कोई दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में जल्दी न्याय मिलेगा और सही न्याय मिलेगा और आपको डिमांड भी वही रेंज होगी जो आपके जायज है। नाजायज डिमांड आपसे सरकार नहीं करेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है। तो कुल मिलाकर इस फेसलेस सुविधा से भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने में काफी हद तक यहां पर कामयाबी मिल सकती है। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए मनी गुरु। टैक्स पेयर्स को तोहफा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत, ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ये है नया नाम इस टैक्स पेयर चार्टर का, जिसमें फेसलेस असेसमेंट होगा और फेसलेस अपील की सुविधा तमाम टैक्स पेयर्स के लिए होगी। इसकी तमाम बारीकियां हम चर्चा करें सुनील गर्ग के साथ, हमारे साथ हैं। सुनील जी, फेसलेस अपील कब से इसकी शुरुआत हो रही है? देखिए, सरकार ने कहा कि 25 सितंबर से हम इसको लॉन्च कर देंगे, पर ट्रायल बेस पे इन्होंने अपलोडिंग तो पहले स्टार्ट करवा दी थी, पर 25 सितंबर सरकार ने एक डेट दी है कि उसके बाद जो भी अपील होगी वो फेसलेस के माध्यम से ही होगी और आपके कोई डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट टच आपको नहीं करना है। हम्म, ओके। क्योंकि अभी ये शुरुआती कदम में है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पूरे फेसलेस सिस्टम को लेकर, आपको क्या लगता है कहां पर चैलेंजेस आ सकते हैं और कहां पर देखने की जरूरत पड़ सकती है कि हाँ ये सुचारू ढंग से काम करे, जिससे कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए टैक्स पेयर को? क्योंकि शुरुआत में हो सकता है डेफिनेटली लोगों को थोड़ा जिसको कहते हैं टीदिंग प्रॉब्लम्स वो जरूर हो इसमें। बड़ी अच्छी बात कही है स्वाति आपने। देखिए, सरकार ने ये प्रोसेस या ये जो सिस्टम है तो अचानक लेके नहीं आई है। सरकार ने पिछले 8-10 सालों से ये कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा था। पहले आपको रिफंड कंप्यूटराइज किए ऑनलाइन, पहले आपके सारे रिफंड आपके अकाउंट में आते हैं। धीरे-धीरे इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग है वो सारी ऑनलाइन कर दी सरकार ने। और इससे पहले फेसलेस से पहले एक और चीज आई थी सरकार, जो कहते हैं ई असेसमेंट। ई असेसमेंट का मतलब था कि अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं देने हुआ करते थे। पिछले 2 सालों से ये मेट्रो शहर में शुरू कर दिया था सरकार ने, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में, कि अब आप ई असेसमेंट के माध्यम से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। तो एक टाइम टेस्टेड ट्रायल तो चल रहा था। फेसलेस अब इन्होंने कर दिया तो इसका मतलब जुडिशन फ्री कर दिया, सीमलेस कर दिया, क्योंकि अपलोडिंग तो हो ही रही थी पहले आपकी। इसमें समस्या सिर्फ एक आ सकती है स्वाति, कि कई बार क्या होता है कि जब आप अपील करते हैं या जज के सामने अपनी बात रखते हैं या आयकर अधिकारी के सामने भी बात करते हैं, जब वो फेसलेस होगा, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से आपकी बात नहीं समझ पाया आयकर अधिकारी, या उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, क्योंकि बहुत सारे इनकम टैक्स में इतने टेढ़े कानून हैं, इतने ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, जहां पर इंटरप्रिटेशन के बहुत इश्यूज हैं। इवन डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट उन बातों पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रखती है। एक ही बात पर दिल्ली हाई कोर्ट कुछ कहता है और पंजाब हाई कोर्ट कुछ कहता है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आयकर अधिकारी आपकी बात ना समझ पाए आपके डॉक्यूमेंट से, और क्योंकि आप एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएंगे, तो आपको डर रहेगा कि हाई पिच असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, कि जहां पर डिमांड खड़ी कर दी जाती है, उसका खतरा जरूर आपको बना रहेगा। तो सरकार को हमने एक सुझाव दिया था कि आप एक रिव्यू कमेटी जरूर रखिए, और उसमें एक ऑप्शन होनी चाहिए कि रिव्यू कमेटी के सामने आप जाकर अपनी बात, कोई ऐसा इशू है या ऐसा कोई मसला है, वहां पर आयकर दाता जो है, टैक्स पेयर, वो रख सके। हम्म
तो इस पूरे ही सिस्टम को टैक्स पेयर के लिए आसान करने की ये की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन फिर भी जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं सुनील जी, कई कई ऐसे तरीके होते हैं जिसके जरिए जो लोग हैं वो टैक्स बचाने की जुगत भी करते हैं। तो टैक्स प्लानिंग मतलब टैक्स बचाने के अलग अलग तरीके और साथ ही टैक्स चोरी, इन दोनों में फर्क जो ये फेसलेस सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो कैसे समझेगा, और एक करदाता इसको कैसे समझा पाएगा कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था? देखिए स्वाति जी, मुझे लगता है कि आप अब आयकर के ना बड़ी बारीकियों में जाना शुरू हो गए हैं। तो थोड़े दिन बाद आप टैक्स एक्सपर्ट होंगे और मैं एंकर होऊंगा। जो आपने सवाल पूछा है बड़ा बारीक सवाल है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या फर्क होता है, ये ऐसा सवाल है जिसमें लक्ष्मण रेखा कब क्रॉस हो जाती है आपको पता नहीं होता। हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। देखिए, टैक्स प्लानिंग का मतलब है आप आयकर कानून के नियम के अनुसार से आप टैक्स बचाते हैं, तो सरकार कहती है कि ये बिल्कुल जायज है, कानून सम्मत है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी टैक्स प्लानिंग को लीगलाइज ठहराया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई आदमी अपने स्पाउस को गिफ्ट करता है, अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करती है, तो क्लबिंग का प्रोविजन लग जाता है कि जहां पर इनकम क्लब होती है। लेकिन अगर वो अपनी इनकम अपने मेजर बच्चे को, बेटे या बेटी को गिफ्ट करता है, तो इनकम क्लब नहीं होती है, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो क्लब नहीं होता है। तो ये इनकम टैक्स की प्लानिंग है। आप अपना पैसा अपने मेजर बच्चे को गिफ्ट कर दीजिए और उस पर जो इनकम आएगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसे ही सैलरीड एम्प्लॉय को जैसे हाउस रेंट अलाउंस की छूट मिलती है, या एटीसी में आप छूट क्लेम कर सकते हैं, मेडिक्लेम में कर सकते हैं, अगर आप दिव्यांग है उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब टैक्स प्लानिंग है, लेकिन इट शुड बी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप कानून के दायरे में करेंगे तो ठीक है। लेकिन टैक्स इवेजन का मतलब है कि जहां आप चोरी करते हैं, यानी आप कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप जानबूझ के अपनी आय को कम दिखाते हैं, या आप अपने खर्चों को ज्यादा दिखाते हैं, या आप ऐसी छूट क्लेम करते हैं जो आपको वास्तव में मिलनी ही नहीं थी, या कोई आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कंसीलमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन, जानबूझ के चोरी करना। और ध्यान रखना, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, उसमें पेनल्टीज अब बहुत ज्यादा हैं। जहां तक सवाल है टैक्स अवॉइडेंस का, ये टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी टर्म है जिसमें बीच का मामला है कि आप कब टैक्स अवॉइडेंस कर गए आपको पता नहीं चला। लेकिन सरकार जब जनरल एंटी अवॉइडेंस गार को लेके आई है, वो ऐसे ही केसों में लेके आई है। अब अब मान लीजिए आप टीटी शॉपिंग करते हैं, आप किसी देश के साथ जो हमारी डबल टैक्स अवॉइडेंस टीटी है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो उसको कहते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। तो करदाता को ना टैक्स अवॉइड करना चाहिए, ना टैक्स इवेजन करना चाहिए। हाँ, आप आयकर के धाराओं के अंतर्गत जो भी टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, अपना टैक्स कम से कम कर सकते हैं, सरकार उसका वेलकम करती है। सरकार उसके लिए कभी आपको नुकसान नहीं करती या कभी आपको पेनलाइज नहीं करती है। आपने कहा कि अगर कोई चोरी करते हुए पाया गया, क्योंकि हर टैक्स पेयर के लिए ये सुविधाजनक एक सिस्टम है, लेकिन हाँ उनके लिए जो कि टैक्स चोरी करते हैं या फिर गलत तरीके से टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, उनके लिए ये एक पेनल्टी लग सकती है। क्या पेनल्टी का प्रावधान फिक्स किया गया है कि अगर कोई पाया जाता है गड़बड़ी करते हुए उस पर ये पेनल्टी लगेगी? बड़े खतरनाक नियम है स्वाति। अगर आपने इनकम को कंसील किया, इनकम को छुपा लिया, इनकम को नहीं बताया, तो सरकार डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो नियम लेके आई थी, वहां पर 78% टैक्स देना होता है, खाली टैक्स। अभी हम ब्याज और पेनल्टी की बात नहीं कर रहे हैं। और आपको 200% पेनल्टी लग सकती है टैक्स अमाउंट की। पेनल्टी 200% तक जा सकती है। और जो आपको ब्याज देना होगा वो तो उसके अलावा है, जो कि 12+12 24% पर मंथ का ब्याज आपको देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप बचाएंगे, जितना आप छुपाएंगे, हो सकता है आप उसको 2 गुना या 3 गुना देना पड़े। और साथ में आपको प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है, आपको कन्विक्ट भी किया जा सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर सरकार इतनी पारदर्शी हो रही है, सरकार अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर रही है, तो करदाता को भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। उसको भी अपना कर ईमानदारी से भरना होगा, अपनी आय ईमानदारी से बतानी होगी, वरना उसके कंसिक्वेंसेस बड़े खतरनाक है। क्योंकि ये एक पूरा कह सकते हैं कि एक फेसलेस असेसमेंट सिस्टम है, आगे कोई अधिकारी नहीं है, ये पूरा एक वर्चुअल एक स्पेस में ये पूरा एक सिस्टम लाने की बात यहाँ पर की गई है।
कैसे सिस्टम पहचानेगा कि कोई एक टैक्स पेयर है, उसके जो टैक्स में लेन देन उसने किया उसमें गड़बड़ी पाई गई है? तो ये जो सिस्टम है वो कैसे पहचानेगा? क्या ये रैंडम है या हर किसी पर बहुत ही पैनी निगाह रखी जाएगी? स्वाति, ये फेसलेस का मतलब ये नहीं है कि असेसमेंट कंप्यूटर करेगा। फेसलेस का मतलब ये है कि आपको आयकर अधिकारी के बीच में पर्दा डाल दिया, आपको आयकर अधिकारी का नाम नहीं पता। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अभी क्या होता था कि हमारे को नोटिस आता था, उस पर आयकर अधिकारी का नाम होता है कि आपको किससे मिलना है, किससे आपको जवाब देना है। जब स्क्रूटनी का नोटिस, असेसमेंट का नोटिस आपको आता है या आप जब अपील करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका कमिश्नर अपील कौन सा है। फेसलेस का मतलब है कि आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी असेसमेंट कौन सा अधिकारी करेगा। असेसमेंट तो अधिकारी ही करेगा, कंप्यूटर नहीं करेगा, क्योंकि असेसमेंट कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती है, ये सब्जेक्टिव चीज होती है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आयकर अधिकारी उनको पढ़ता है, फिर देखता है कि आपकी जो डिडक्शंस हैं या आपके जवाब हैं सही है या गलत है। लेकिन ये फेसलेस हो जाएगा, पीछे जो आयकर अधिकारी बैठा है उसका आपको नहीं पता। आपको डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर ही वो फैसला करेगा पढ़कर कि ये सही है जवाब है या गलत जवाब है। ऐसा ही सिस्टम अपील के लिए कर दिया है। पहले जो हम अपील आमने सामने पेश होकर किया करते थे, अब वो अपील आपकी ऑनलाइन होगी, फेसलेस होगी। कमिश्नर अपील जो बैठा हुआ है वो किसी को भी जा सकता है। जहां तक कंप्यूटर का सवाल है, जैसे आपने बताया या मैंने ही बताया, रैंडम सिलेक्शन कंप्यूटर ये करेगा कि ये जो केस है ये किस अधिकारी के पास में जाना है या ये किसको अलॉट होना है, वो रैंडम करेगा कंप्यूटर, लेकिन आयकर अधिकारी तो उस पर नजर रखेगा ही। और जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि सुनील जी जरा ये बताइए कि ई असेसमेंट से कितना अलग है ये, क्योंकि बीच में बात हुई थी कि जो टैक्स पेयर है और या जो असेसी है उसके बीच में कोई किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है, उसे टोटली डिफरेंट है। देखिए, ई असेसमेंट से ये नेक्स्ट स्टेप है। ई असेसमेंट में क्या होता था, ई असेसमेंट से पहले क्या होता था, पहले हम वो समझते हैं। जब तक ई असेसमेंट नहीं थी, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में लेके, एक हमारा जो जुडिक्शन अधिकारी था जिसके अंतर्गत हमारा पैन आता था, उसके पे जाकर हम असेसमेंट करवाया करते थे। वो हमसे डॉक्यूमेंट मांगता था, हम उसको डॉक्यूमेंट देते थे, वो सर्टिफाई हो जाता था तो वो असेसमेंट कर दिया करता था। पर सिस्टम जान पहचान वाला ही था। सरकार ने उसको रोकने के लिए ई असेसमेंट किया, दो कारणों से कि भाई एक तो लोडिंग आप जो कहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो हमारी वेबसाइट पे करेंगे, ताकि आप कोई डॉक्यूमेंट चेंज ना कर सके, ना आप कर सकें ना आयकर अधिकारी कर सके। उसको ई असेसमेंट कहा गया। लेकिन उसमें आयकर अधिकारी का पता होता था, फेस हमारे सामने होता था। हम डॉक्यूमेंट तो डालते थे, अपलोडिंग करते थे वेबसाइट पर, लेकिन जाना अधिकारी के पास ही पड़ता था। जान पहचान या करप्शन जो सरकार कहती है वो बीच में आ जाती थी। अब फेसलेस होने से ये मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया के बहुत बड़े एडवांस जो कंट्री है उसमें ऐसी कर व्यवस्था है जो सरकार लेके आई है, जिसमें आपको हरेसमेंट, करप्शन, हाई पिच असेसमेंट या गलत ऑर्डर से और अकाउंटेबिलिटी से सरकार बचाने का वायदा कर रही है। और ये बड़ा एडवांस सिस्टम है, मेरे हिसाब से बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था स्वाति जी। बिल्कुल। एक तो ये हम फेसलेस सिस्टम की बात कर रहे हैं सुनील जी, दूसरा हम विवाद से विश्वास स्कीम की बात करें तो ये जो तमाम जो स्टेप्स लिए गए सरकार की तरफ से, ये ईमानदार टैक्स पेयर को और ज्यादा मजबूत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, आयकर विभाग की एक ऐसी प्रतिष्ठा है कि वो उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा मुकदमेबाज है। द बिगेस्ट लिटिगेंट ऑफ इंडियन इज अ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 5 लाख के करीब मुकदमे पेंडिंग थे लास्ट ईयर तक, और 4,83,000 4,83,000 का आंकड़ा तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 9 से 10 लाख करोड़ का टैक्स उन सब मुकदमों में पेंडिंग है। और हमारी टैक्स की कलेक्शन भी 10.5 लाख 11 करोड़ ही आती है, कोई 10.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर आई थी। तो 9-10 लाख करोड़ हमारा टैक्स उसमें फंसा हुआ है। सरकार ने उस मुकदमेबाजी को खत्म करने के लिए कर विवाद से विश्वास स्कीम लाए थे। उसकी जो डेट थी पहले 31 मार्च और 30 जून थी, उसको बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर तक। तो आप 31 दिसंबर तक उसका फायदा जरूर उठा लीजिए। और बड़ी अच्छी सहूलियत दी है सरकार ने कि अगर जो आपकी कर, जो आपको टैक्स की डिमांड हमने दे रखी है, अगर आप उसमें फैसला करना चाहते हैं तो हमसे ना आपसे ब्याज लेंगे, ना आपसे पेनल्टी लेंगे, ना आपको प्रोसिक्यूशन करेंगे। पहली बात तो ये। और अगर केवल पेनल्टी की अपील है आपकी, यानी आपका कोई कर बकाया नहीं है, कोई इनकम टैक्स का डिमांड नहीं है, केवल पेनल्टी आपको लगी हुई है, तो केवल 25% जमा करवा दीजिए।
अगर आपकी मान लीजिए 50 लाख की पेनल्टी है, 12.5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए और सब झंझटों से मुक्ति पा जाइए। जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है 13 अगस्त को, 3 लाख 5 लाख में से 3 लाख मुकदमे कम से कम इस स्कीम से सरकार को उम्मीद है कि वो सेटल हो जाएंगे। जहां पर इंटरप्रिटेशन के इशू है या जहां पर विवाद किसी और कारण से है, उसको छोड़ के बाकी सारे असेसी या टैक्स पेयर इस स्कीम का जरूर फायदा उठाएंगे। तो एक टैक्स क्रांति जिसकी हमने शुरुआत में भी बात की, जो सरकार की तरफ से यहां पर लाई गई है, जिससे कि ईमानदार टैक्स पेयर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ इस पूरे टॉपिक पर और डिटेल में चर्चा करने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।